अच्छा जीवन जीने का एक ही रास्ता है, अपनी सेहत का ध्यान रखना। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सभी का डॉक्टर से पूछो में। दोस्तों, डॉक्टर से पूछो में हम आपसे जुड़ते हैं हर शुक्रवार को शाम 5 से 6, ताकि आप अपने सभी शारीरिक सवाल हमसे पूछ सकें। आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, इन सभी का जवाब आप यहाँ हमसे पाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम का, लेकिन उससे पहले स्वागत करते हैं एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर एस रंजन सर का। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, तो सर आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कोलोरेक्टल कैंसर के बारे में। तो इससे पहले मैं थोड़ा बता देना चाहती हूँ ये क्या है, कि जैसे ये जो प्रॉब्लम है ये लार्ज इंटेस्टाइन के जो लास्ट पार्ट है उसमें पाया जाता है, और यूएसए में जो है ये बीमारी कैंसर के रूप में 3रे नंबर पर आती है और इंडिया में 8th रैंक पर आती है। और सर एक साथ इसका एक और फैक्ट ये भी है कि ये 1 लाख में हर 5 से 6 व्यक्ति को ये होता है। तो मैं चाहूँगी कि आज हमारे दर्शकों को बताएं कोलोरेक्टल कैंसर के बारे में, क्या है ये प्रॉब्लम और हम इसके बारे में कैसे पता कर सकते हैं। ये कोलोरेक्टल जो बॉडी है हमारी ना, जो बड़ी आंत है जी, जिसको कॉमन भाषा में बॉवेल बोलते हैं। हाँ, कोलॉन, तो कोलॉन का कैंसर और खासकर जो रेक्टम के जंक्शन पे, रेक्टम के एरिया में, तो रेक्टल कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, तो कोलॉन में रेक्टल को छूता हो, रेक्टल के पास और रेक्टम में, इस एरिया में जब कैंसर हो। कैंसर मतलब क्या कि जो सेल्स हैं वो उनका डिवीजन अनरेगुलेटेड हो गया है। हमारी बॉडी में जो नॉर्मल सेल्स डिवाइड करते हैं, कब हमें वो डिवीजन रुक जाए, जैसे अगर हमने अपने रसोई में गैस जलाई भोजन बनाने के लिए, तो कब गैस बंद करनी है उसका हमें ध्यान रखना पड़ता है ना। अगर हम गैस जलाते रहेंगे तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, है ना। जब बंद करना है तो बंद करना है। हमारी बॉडी में जब सेल डिवीजन को स्टॉप करना है तो स्टॉप करना है। स्टॉप जब नहीं हो, बॉडी का कंट्रोल, होम्योस्टैसिस डिस्टर्ब हो जाए और सेल डिवाइड होते रहें, तो वो कैंसर कहलाता है। बॉडी के किसी भी पार्ट में कैंसर हो सकता है। और ये कोलोरेक्टल कैंसर, चूँकि अभी कोलोरेक्टल कैंसर का अवेयरनेस टाइम चल रहा है, तो हम इस बात पर बात कर रहे हैं। हर एक डिजीज़ के रिगार्डिंग अवेयरनेस हमारे इन जनरल थोड़ी बहुत हमें होनी चाहिए। शरीर के किसी भी हिस्से में ये कैंसर हो सकता है। कोलॉन में और रेक्टम में होने वाला कैंसर कोलोरेक्टल कैंसर कहलाता है। जी। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम अपना कार्यक्रम और आगे बढ़ाएं, मैं आप सभी को बता देना चाहती हूं कि बहुत ही जल्द पीएमसी हिंदी पर बहुत सारे नए कार्यक्रम आ रहे हैं। उनमें से एक जो है सवाल ज़िंदगी के, वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जहां आप अपने सभी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स जो है, या आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है या किसी पर्सनल प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। तो ज़रूर जुड़िए हमसे गुरुवार को शाम 6:30 से 7 बजे और पूछिए अपने सभी प्रॉब्लम्स। जी, तो सर आपने बताया इसके बारे में। एक और सवाल मैं ये भी लेना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों है कि ये जो यूएसए में जो इसके केसेस हैं वो हमारे इंडिया से ज़्यादा हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए, ये तो बात, हमारा भारत देश जो है वो शाकाहार के मामले में थोड़ा बेहतर माना जाता है। ऐसे यहाँ भी ज़्यादा शाकाहार को बढ़ाने की ज़रूरत है, लेकिन रिलेटिवली वेस्टर्न कंट्रीज़, अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज़ के रेस्पेक्ट में हम ज़्यादा शाकाहारी भोजन वाले हैं। तो एक तो डाइट बड़ा फैक्टर है, और उसके अलावा भी हमारे यहाँ जो फैमिली वैल्यूज़ हैं, जो सोशल वैल्यूज़ हैं, हम फेस्टिवल बहुत सेलिब्रेट करते हैं। हमारे यहाँ जितने फेस्टिवल हैं उतने बाहर कंट्रीज़ में नहीं हैं। और हर फेस्टिवल पे हम खूब सेलिब्रेट करते हैं, फैमिली के साथ हम मिलते जुलते हैं। तो हमारे यहाँ फैमिली वैल्यूज़ ज़्यादा हैं, जो थोड़ा बहुत वेस्टर्न के इन्फ्लुएंस में आने से कम हो रहा है। अब जॉइंट फैमिली उतनी नहीं होती, ज़्यादातर न्यूक्लियर फैमिली बन रही है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट फेस्टिवल के ओकेजन पे या अलग अलग ओकेजन पे तो हम मिलते हैं। तो यह बात समझनी है। हमारे इस तरह के डेटा जो हमें ये बता रहे हैं कि अमेरिका में ये कैंसर ज़्यादा मिलता है, एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, इंडिया में ये इसके नंबर रिलेटिवली कम हैं। इसके पीछे कारण हमारा कल्चर और हमारा डाइटरी प्रैक्टिस, हमारा जो भोजन है, हमारा जो ट्रेडिशनल फूड है, हमें उस पर रहना चाहिए। सात्विक भोजन, आयुर्वेद में सत्व, रजस, तमस 3 प्रकार के भोजन की बात करी गई है, भगवत गीता में भी आता है। सात्विक भोजन, शाकाहारी भोजन अगर हम करें तो हम स्वस्थ रहेंगे, बेहतर हेल्थ एंजॉय करेंगे। जी सर, इस विषय पे और चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे दर्शक जुड़ गए हैं, सवाल लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। ममता देवी।
जी मैम, पूछिए अपना सवाल। मैम मेरे 3 महीने से मेंस नहीं हो रही है और हमारे दोनों पाँव में सूजन हो गया, घुटने का पैर में दर्द भी हो जाती है। जी इनका सवाल समझ में आया? हाँ, ऐसे नीज में पेन हो रहा है और दोनों पाँव में स्वेलिंग हो गई है। जो नी पेन है, घुटने का दर्द, उसको तो लीवर से जुड़ा हुआ माना जाता है एनर्जी मेडिसिन के अंदर। तो हमें अपने लीवर का ध्यान रखना है, लीवर के एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करना है। ध्यान में जब हम बैठते हैं, ध्यान से जब हम बाहर आते हैं, तो उसके बाद अपने हाथों को अपने दोनों घुटनों पे सहलाएं। घुटनों को सहलाते हुए अपने घुटनों से हम प्यार से बोलें, मैं अपने घुटनों को प्यार करती हूँ। सेलुलर इंटेलिजेंस, हमारे शरीर के हर एक कोशिका में अपनी चेतना होती है। ये कंसेप्ट अध्यात्म में आता है, मेन स्ट्रीम मेडिकल में ऐसा बात नहीं है, थोड़ी बहुत तो खैर वैसे है, लेकिन हम अध्यात्म में इस बात को ज़्यादा समझते हैं। हर एक कोशिका का अपना इंटेलिजेंस है, हर एक कोशिका को अगर हम प्यार दे सकते हैं तो हम कॉन्शियसली जहाँ पर बॉडी में पेन होता है, जहाँ भी तकलीफ होती है, उस बॉडी पार्ट को सहलाया करें और सहलाते हुए हम उसको बोला करें आई लव यू। अपने घुटने को बोलना है आई लव यू। थोड़ा सा ऑकवर्ड लग सकता है कुछ लोगों को, लेकिन चाहे फन ही लग रहा हो फिर भी करके देखें। कोई चीज़ को आप मस्ती मस्ती में ही करके देखिए, आप 2 हफ्ते 3 हफ्ते करेंगे, आपको चेंज दिखने लग जाएगा। तो अपने घुटनों को सहलाना है ध्यान से जब हम बाहर आते हैं, और उस समय अगर हम अपने घुटनों को छूते हैं तो ध्यान में जो ऊर्जा हमारे यहाँ भीतर जमा हुई है, स्पिरिचुअलिटी आपने देखा होगा, हमारे मेडिटेशन में हमारे अंदर ऊर्जा जमा होती है। वो ऊर्जा को स्पर्श के माध्यम से अटेंशन, यानी कि वहाँ पर ध्यान रखकर ऊर्जा उस जगह पे बहती है, ऊर्जा वहाँ जाती है। ऊर्जा के जाने से वो वहाँ पर जो घुटने का दर्द है वो ठीक होने लगता है। इसके साथ साथ आप लीवर के एक्यूप्रेशर पॉइंट LV3, जो कि हमारे पैर में घुटने, पैर का अंगूठा और बगल की उंगली के बीच में है, उसका चित्र दिखाया जा रहा है। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को 2-2 मिनट के लिए दिन में 5 बार दबाना है। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाते हुए आपको अफर्मेशन बोलना है कि मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हूँ। घुटने दर्द के पीछे का जो एक साइकोसोमेटिक रीज़न होता है, ये बिलीफ, एक झूठा विश्वास कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, मैं लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ, मैं अपने आप से प्यार करती हूँ। ये अफर्मेशन बोलना है। अफर्मेशन के लिए मिरर वर्क और यू कैन हील योर लाइफ पढ़ना है। तो इससे हम अफर्मेशन बनाना सीखेंगे। घुटने के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम कीजिए, अफर्मेशन कीजिए, ध्यान के बाद ऑर्गन को सहलाइए, आप ठीक हो जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ममता जी हमसे जुड़ने के लिए। और जैसे कि सर ने कहा कि अपने आप को जो है पॉजिटिव बातें कहनी है, अपने घुटनों को सहलाते हुए पॉजिटिव अफर्मेशंस पास करने हैं, आपकी जो समस्या है वो ज़रूर ठीक होगी। इसी के साथ अगले दर्शक जुड़े हैं, सवाल लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार, नाम बताएं अपना। हमारा नाम सेवी सिंह है, हम चंडीगढ़ से बोल रहे हैं। जी, हम पूछिए अपना सवाल। जी, हमें ना खांसी आती है, जैसे कोई अचानक कोई खुशी की बात हो या कोई दुख की बात हो या कोई मतलब घबराने वाली ऐसी कोई बात, जैसे ही सुनती हूँ ना मुझे तुरंत खांसी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे लंग के वीक होने का लक्षण है, फेफड़ा। तो लंग के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को हमें पर काम करना है ध्यान से। जब आप बाहर आते हैं उसके बाद अपने लंग्स के एक्यूप्रेशर पॉइंट LU5, जो कि हमारे एल्बो कोहनी पर है, इसको आप मसाज करें। दोनों हाथों में बारी बारी से करना है 2-2 मिनट के लिए। LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट लंग के मेरिडियन पे, ये 5वां एक्यूप्रेशर पॉइंट है। दोनों हाथों में बारी बारी से करेंगे। आपको चित्र दिखाया जा रहा है, इसका फ़ोटो खींच के रख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, और इस LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट को 2-2 मिनट के लिए दिन में 5 बार दबाएं। ध्यान से जब बाहर आते हैं उस समय ज़रूर दबाएं। तो LU5 को मसाज करने से आपका लंग जो है वो मजबूत होगा। एक्यूप्रेशर पॉइंट के अलावा लंग को मजबूत करने का जो दूसरा तरीका है वो है कनेर का फूल। पीले रंग का कनेर का फूल होता है, उसको घर पर लगाइए या किसी पार्क में जाइए और उसके पास बैठ के थोड़ा हम 5 मिनट से 15 मिनट ध्यान करें। ध्यान में हमारा ये भाव कि कनेर के फूल की ऊर्जा मेरे फेफड़े की ऊर्जा मेरे ऑरा से जुड़ रही है। प्रकृति में बहुत ऊर्जा होती है और प्रकृति में भी
पेड़ पौधों में भी सबसे ज़्यादा फूलों के पास ऊर्जा होती है। फूलों की ऊर्जा से जब हम जुड़ेंगे, प्रकृति की ऊर्जा से जब हम जुड़ेंगे, तो हम भीतर से मजबूत होने लग जाएंगे। और इस तरह से जब आपकी ऑरा, आपकी एनर्जी फील्ड, खासकर आपके लंग्स का एनर्जी फील्ड जब मजबूत हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, तो आपको खांसी नहीं हुआ करेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुरभि जी हमसे जुड़ने के लिए, सवाल पूछने के लिए। मैं आशा करती हूँ आपको आपके जवाब ज़रूर मिले होंगे। सर, हम बात कर रहे थे कोलोरेक्टल कैंसर के बारे में। एक और सवाल है कि मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि हम कैसे जानें, हमें खुद से कैसे पता चले इसके बारे में, कॉजेज, सिम्टम्स, उसके बारे में। इसके कई सारे सिम्टम्स हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन सिम्टम्स है कोलोरेक्टल कैंसर का, वो ब्लीडिंग है। कि रेक्टल ब्लीडिंग हो, स्टूल में ब्लीडिंग हो, तो वो एक खतरे की घंटी है। उस समय वो ऐसा कुछ हो, ब्लीडिंग का की प्रॉब्लम, चाहे वो कोई भी क्वांटिटी में हो, तो चेक करा सकते हैं। ब्लीडिंग के अलावा किसी भी कैंसर में एक जो कॉमन है कि अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, जो वज़न है वो कम हो रहा होता है और कोई ऑब्वियस रीज़न नहीं है कि क्यों कम हो रहा होता है। वीकनेस, फटीग, अचानक से ऊर्जा बहुत कम लगना, वज़न कम हो रहा है, ऐसे लक्षण अगर कुछ आते हैं। बॉवेल पैटर्न, जो मोशन जाना है, अचानक से कब्जियत हो जाए, फिर कभी लूज मोशन लग जाए, ये अल्टर हो रहा हो, कोई रिदम नहीं है, बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं पैटर्न में, तो ये बॉवेल मूवमेंट का पैटर्न में चेंज होना भी एक सिग्नल हो सकता है। तो फिर ये तो प्रॉपर मेडिकल जांच पे ही पता चलेगा, कंफर्म होगा, लेकिन ऐसे लक्षणों के आधार पे हमें फिर चेक कराना चाहिए। जी सर, बात करेंगे अभी इसके ऊपर और हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, सवाल लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम आनंद है। जी सर, पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल है कि ना उनके जो है वो, तो उसके रिगार्डिंग सवाल पूछना था। मानव, आपकी आवाज़ स्पष्ट नहीं आ रही है, आप धीरे धीरे आराम से बात करें और जहाँ अच्छे एरिया में नेटवर्क हो वहाँ जाकर बात करें। अभी आ रही है सर? हाँ, बोलिए फिर से। मैं ये कह रहा था सर कि मेरी जो वाइफ है, उनके फिलोपिन ट्यूब्स जो है वो ब्लॉक है, तो इसके रिगार्डिंग आपसे पूछना था। राइट, ठीक है। कि उसके लिए क्या ट्रीटमेंट फर्दर करें, क्योंकि उसको क्या था जी, जब हमारी शादी को लगभग 6.5 साल हो गए हैं, और शादी के तुरंत बाद ही जैसे उसको मतलब टीबी की बीमारी हो गई थी, ट्यूबरक्लोसिस की। उसके बाद क्या था कि हमने लगभग 2.5-3 साल उसका ट्रीटमेंट चलाया, और इसके बाद क्या था कि जब हमने HSG वगैरह की रिपोर्ट करवाई, तो उसमें पता लगा कि मतलब उसकी जो दोनों फिलोपिन ट्यूब्स हैं वो ब्लॉक हो गई है। मतलब एक तो डॉक्टर ने ये बताया कि पूरी तरह से डैमेज ही हो गई है, एक में अप्रोक्सीमेशन 5% के अप्रोक्स चांसेस थे। तो इसके रिगार्डिंग आपसे पूछना था कि अब आगे फर्दर ट्रीटमेंट क्या लें, क्योंकि मेनली डॉक्टर जो है वो किसी से भी पूछते हैं तो वो कहते हैं IVF के लिए रिकमेंड करते हैं, और हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारा बच्चा हो, मतलब फर्स्ट जो बच्चा हो वो मतलब नेचुरली कंसीव हो जाए। ठीक है, आपकी सोच अच्छी है। 1 साल 2 साल पहले आप ट्राई कर लें, जो मैं बता रहा हूँ। 3 बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला चीज़ जो है कि हमें जो भी हमारे भीतर फिजिकल है, फिजिकल से ज़्यादा माइंड का रोल होता है, हमें ये बात समझनी है। मेडिकल साइंस सिर्फ फिजिकल पे फोकस करता है कि क्या अल्ट्रासाउंड पे, HSG पे क्या दिख रहा है। यहाँ पर अध्यात्म में हम फिजिकल से ज़्यादा माइंड का और एनर्जी पर फोकस करते हैं। तो माइंड के लेवल पे क्या कोई ब्लॉकेज है, क्या कोई अपने आप में कमीपन है, इस बात को समझना है, उसे दूर करना है। उसके लिए यू कैन हील योर लाइफ पढ़ना है। इस बुक पर 15 वीडियोस मेरे बने हैं PMC हिंदी पर, परिवर्तन सीरीज के अंदर। उनको अच्छे से देखना है, आपको भी देखना है, अपनी वाइफ को भी दिखाना है, उसको समझना है, उसमें जो अलग बातें हैं उस पर चिंतन करना है, और उसको उस कंसेप्ट पर प्रैक्टिकल करना है। जब यू कैन हील योर लाइफ आप पढ़ चुके हो, फिर आपको इसी बुक पर, दूसरी बुक है मिरर वर्क, उसको देखना है, पढ़ना है। तो जब आप माइंड पर काम करेंगे तो आपको जो अगर माइंड के लेवल पे कोई ब्लॉकेज हो ना, जो कि सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन में होती है, तो उसको दूर करना जरूरी है। कोई वो ब्लॉकेज किसी भी तरह का हो सकता है ना, जिसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। पेरेंट्स का कारण हो सकते हैं, पास्ट लाइफ कारण हो सकता है,
तो अपने माइंड पे काम करें। और इसके अलावा आपको एनर्जी के लेवल पे स्प्लीन मेरिडियन पर काम करना है। स्प्लीन मेरिडियन यानी कि हमारे पैर में SP4, SP6, SP9 ये 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं स्प्लीन मेरिडियन के ही, इनको मसाज करना है। SP4, SP6, SP9 इस पे आपको हल्दी लगाना चाहिए दिन के समय। आपको बारी बारी से वो पॉइंट दिखाए जाते हैं। पहले SP4 को समझ लीजिए, पैर के तलवे पर, इसका फोटो भी ले सकते हैं आप। पैर का तलवा और ऊपर का जो सांवला हिस्सा है उसके जंक्शन पे है ये, इसको मसाज करके करना है 2-3 मिनट। और 2-3 मिनट मसाज करने के बाद इसको यहाँ पर हल्दी लगा लेना है दोनों पैरों में। दाहिना पैर ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन दोनों पैरों में लगाना है। और फिर यहीं से ऊपर का तक का लेप करेंगे, ऊपर जाएंगे घुटने की तरफ। तो SP6 अगला एक्यूप्रेशर पॉइंट आता है, एंकल से टखने से 4 अंगुल ऊपर। SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे अक्सर दर्द मिलता है, SP4 पे भी मिल सकता है, लेकिन SP6 पे ज़रूर मिलता है। तो SP6 को मसाज करेंगे और 2-2 मिनट के लिए दिन में 5 बार। और यहाँ भी हल्दी लगाएंगे। हल्दी दिन के समय 6 घंटे के लिए लगानी है। SP6 को मसाज करते हुए और ऊपर जाएंगे और SP9 पे मसाज थोड़ा बहुत करना है, यहाँ पे हल्दी लगा के छोड़नी है। तो ये तीनों एक्यूप्रेशर पॉइंट पे और इनका जो कनेक्ट करने वाली लाइन है उस पर हल्दी लगाने से ये नाड़ी जो है धीरे धीरे एक्टिव हो सकती है। और आपको अपने भोजन में बदलाव करना है। टीबी जब हुआ हो तो भीतर सिस्टम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, तो अंदर से सिस्टम को ठीक करने के लिए माइक्रोबायोम पर काम करना जरूरी होता है। उसके लिए हमें मिलेट्स खाना है। गेहूं और चावल को कम कीजिए और धीरे धीरे बंद कीजिए और 5 मिनट्स पे पूरी तरह से शिफ्ट कर जाइए। 5 मिनट्स पे यूट्यूब पे बहुत वीडियोस मिलेंगे, हमारे PMC हिंदी पे भी डॉक्टर खादरवली जी का है, उसको समझिए। 5 मिनट्स के अंदर मिलेट्स टोटल 10 होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ ये 5 का ही प्रयोग करना है, जिनका चित्र अभी आपको दिखाया जाएगा, जिसमें बार्नयार्ड, ब्राउन टॉप, कोदो, लिटिल मिलेट आते हैं। लिटिल मिलेट सबसे ज़्यादा यूजफुल है इन 5 में, और कोदो भी आपके लिए अच्छे हैं। तो ये मिलेट का चित्र आपको दिखाया जा रहा है। इन 5 मिलेट्स को यूज करना सीखिए। इनका जो फर्मेंट करके खमीर बनता है, मिट्टी के बर्तन में होता है। डॉक्टर खादरवली का वीडियो देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। फर्मेंट करने से इसमें हेल्दी बैक्टीरियाज आ जाते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो जैसे दही में, आप पता नहीं आपको पता है कि नहीं, दही में बैक्टीरियाज होते हैं, अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं, वैसे ही फर्मेंटेड मिलेट्स में अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। तो जब आप मिलेट्स का सेवन करेंगे तो ये भीतर से बॉडी को ठीक करेगा। पूरी तरह से मिलेट पे ही शिफ्ट कर सकें तो वो बेस्ट रहेगा। तो मिलेट्स पे काम करें, एक्यूप्रेशर पे काम करें, मेडिटेशन तो करना ही है। यहाँ पर आप PMC से जुड़े हुए हैं तो उम्मीद है कि आप मेडिटेशन में भी रेगुलर कर रहे होंगे। और लुई हे की फिलॉसफी, अपने सेल्फ लव पे काम करें। इन सभी पे काम करने से पॉजिटिव परिवर्तन की उम्मीद है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मानव जी हमसे जुड़ने के लिए। और मैं आशा करती हूँ, क्योंकि सर ने आपके जो सवाल के जवाब दिए काफ़ी विस्तार से दिए, तो आपने उन्हें बहुत ही ध्यान से सुना होगा। इसी के साथ अगले दर्शक जुड़े हैं, सवाल लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। नमस्कार, मेरा नाम प्रभा पटेल है जी। मैं मुंबई थाने से बोल रही हूँ। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल है कि मेरे दोनों हाथ है ना, मैंने हाथ में मोबाइल पकड़ा है, न्यूज़पेपर पकड़ा है, कुछ चीजें पकड़ी है तो बहुत हिलता है। जी, अगर मैं सोफे पे बैठी हूँ, साइड में हाथ रखा है तो भी हिलता है। तो उसका कारण क्या हो सकता है? इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? इसका उपाय बताइए। हाँ, इसका कारण है हमारा मूलाधार चक्र और हृदय चक्र दोनों का हिला होना, मतलब उनका कमजोर होना, वीक होना। खासकर मूलाधार चक्र। 7 चक्र हमारे भीतर होते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत ना। तो मूलाधार चक्र अगर अच्छा हो जाए और हृदय चक्र मजबूत हो जाए, दोनों चक्रों को अगर मजबूत करने में कामयाब हुए तो हीलिंग हो जाएगी। तो मूलाधार चक्र को मजबूत करने के लिए आप गुड़हल का फूल, हिबिस्कस फ्लावर के साथ आप ध्यान करने के लिए बैठिए। अपने घर में ढेर सारे हिबिस्कस के पौधे लगाइए, उन पौधों को फूल लाने का रिक्वेस्ट कीजिए। नहीं तो किसी पार्क में जाइए और हिबिस्कस पौधे के पास बैठकर ध्यान कीजिए। 1-2 बार अगर हमने 2-4 बार फूल के पास बैठकर ध्यान किया है तो बाद में हम उसको याद करके भी हिबिस्कस के फूलों से जुड़ सकते हैं। सांसों पे ध्यान करना है। रूट चक्रा के एरिया में आप हिबिस्कस फ्लावर को विजुलाइज कर सकते हैं, जो आपको जो सबसे खूबसूरत हिबिस्कस का फूल दिखे वैसे उस फूल को। तो इससे हमारा जो मूलाधार चक्र है वो मजबूत होगा। मूलाधार चक्र को मजबूत करने के लिए बेयरफुट वॉकिंग, ग्राउंडिंग भी अच्छी होती है। हम नंगे पैर मिट्टी पे या घास पे चला करें। 5 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए हम बैठा करें
पृथ्वी को स्पर्श करते हुए। घर में फर्श को स्पर्श करने से नहीं होगा, पार्क में या मिट्टी पर स्पर्श करने से होगा। तो मूलाधार चक्र को अच्छे करने की जरूरत है, और साथ में हृदय चक्र, और हृदय चक्र के लिए गुलाब का फूल, हिबिस्कस फ्लावर के साथ साथ आपको गुलाब के फूल के साथ ध्यान करना है। जब हमारा मूलाधार चक्र और हृदय चक्र अच्छा हो जाएगा तो आपकी हिलने की समस्या जो है वो ठीक हो जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभा जी हमसे जुड़ने के लिए, अपना सवाल पूछने के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया प्रोग्राम के शुरुआत में ही कि बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो पीएमसी हिंदी पर आ रहे हैं। इन्हीं में से एक और कार्यक्रम है द स्वानुभव शो, जिसमें बहुत सारे मास्टर्स हमसे जुड़ेंगे, अपने अनुभव शेयर करेंगे, जितना कुछ उन्होंने अपने जीवन में सीखा वो हमसे साझा करेंगे। तो बने रहिए पीएमसी हिंदी के साथ और देखते रहिए द स्वानुभव शो। इसी के साथ अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो 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 जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। मैम, मेरा नाम कुणाल है। जी कुणाल जी, सबसे पहले तो प्लीज़ अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिए और फिर अपना सवाल पूछिए। मैम, मेरे को प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब मैं मेडिटेट करता हूँ सिर्फ उन्हीं दिनों मेरे को एसिडिटी तो नहीं, गैस की बहुत प्रॉब्लम होती है, गैस रहता है और ब्लोटिंग होती है। लेकिन अगर मैं नहीं करता तो मैं बिल्कुल ठीक रहता हूँ। तो मैंने अपनी डाइट को चेंज करके देख लिया, और किसी भी डाइट में नहीं होती, तो मैं मेडिटेट करता हूँ, स्पेशली उन्हीं दिनों होती है। इस वजह से मैं अपनी मेडिटेशन कंटिन्यू नहीं कर पाता, 1 या 2 दिन करता हूँ और मैं देखता हूँ तीसरे दिन दिक्कत है, और जैसे मैं छोड़ता हूँ नेक्स्ट में हो जाता हूँ। तो ये प्रॉब्लम है बहुत, मतलब ये मैंने ये पैटर्न दिसंबर से ऑब्जर्व करना शुरू करा। मैंने मतलब अपनी डाइट में से सब निकाल दिया, नॉनवेज हटा दिया, इवन दो मैंने लैक्टोज प्रोडक्ट्स भी निकाल दिए, कंसिडरिंग कि कहीं मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट ना हूँ, बट स्टिल एक बहुत बेसिक डाइट पे भी, फ्रूट डाइट पे भी मेरे को ये इशू आ रहा है जस्ट जब मैं मेडिटेट कर रहा हूँ। जी, तो देखिए यहाँ पर हाँ, कभी कभी हमसे मिस जजमेंट भी हो सकता है कि जब हम मेडिटेशन में बैठ रहे हैं, शांत बैठ रहे हैं, तो हमें अपने शरीर के प्रति हम ज़्यादा अलर्ट हो रहे हैं और फिर रियलाइज कर रहे हैं कि हाँ, मुझे उस एसिडिटी की समस्या हो रही है। मेडिटेशन के कारण तो चीज़ें और ठीक होती हैं, कभी बढ़ती नहीं है। लेकिन चलिए फिर भी आपके सिचुएशन को मानते हुए करना क्या है, हमें अपने आप को थोड़ा एक्टिव बनाना है। आप थोड़ा वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, उसकी आदत डालें। वॉकिंग और जॉगिंग के अलावा आपको ब्रेथ वर्क करना चाहिए। ब्रेथ वर्क अगर आप नहीं जानते हो तो यूट्यूब पे जाके ब्रेथ वर्क और पीएमसी हिंदी आप टाइप कीजिएगा, आ जाएगा। हमारे एक मास्टर श्रेयांश डागा कराते हैं, उसको डेली या फिर हफ्ते में 3 दिन लगभग 10 राउंड आपको 10 दिन के अंदर आपको करना है। ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन इसके इफ़ेक्ट को समझने के लिए 1 दिन करने से आपको इफ़ेक्ट समझ में नहीं आएगा कि हाँ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 10 दिन तक करें तो जो रेगुलर आप ब्रेथ वर्क करेंगे तो उससे एक हमारे भीतर एक क्लिंजिंग होती है, एक चीज़ें जो एनर्जी जो है वो सेट होती है। इसके अलावा आप जो एसिडिटी की समस्या है ये हमारे मणिपुर चक्र से जुड़ी होती है, और उसके लिए आप सूर्यमुखी के फूल लगाएं और सूर्यमुखी के फूल को देखा करें और उसके पास ध्यान किया करें। तो इससे आपको मणिपुर चक्र की मजबूती से आपको हेल्प हो सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपना सवाल पूछने के लिए। सर एक और सवाल मैं भी लेना चाहूँगी। जैसे कि सर ने कहा कि ब्लोटिंग जैसी समस्या, कभी कभी हम एम्प्टी स्टमक होते हैं और उसके बहुत देर बाद भी कुछ कंज्यूम करते हैं तो भी ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है, ऐसा क्यों होता है? देखिए क्या है, जब हम लंबा देर कुछ नहीं खा रहे होते हैं, एटलीस्ट हम पानी पी लें या कोई लिक्विड चीज़ ले लिया करें, है ना। बिल्कुल हमें खाली पेट नहीं रहना चाहिए। अगर हम वैसे फास्टिंग करने वाले या वैसे योगी हम नहीं हैं तो, है ना। एक जनरल पर्सन को अपने आप को ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। कुछ लिक्विड लेते रहे हम, कोई पीने की चीज़, नींबू पानी हुआ, दही पानी हुआ, कोई भी जूस, कोई भी शरबत, कोकोनट वाटर, कुछ हम ले लिया करें, तो बॉडी को कुछ ना कुछ तो वो एसिडिटी को न्यूट्रल करने का मौका मिलता रहेगा। और अगर हम जब फास्ट करते हैं, बहुत लोग जब फास्ट करते हैं, फास्ट के बाद जो पहला फूड होता है वो बहुत लिक्विड
या सेमी लिक्विड सेमी सॉलिड होने चाहिए, जी। है ना। जब हम कोई सॉलिड आइटम खा रहे होते हैं तो वो सही तरीका नहीं है, तो पहले हम थोड़ा लिक्विड से शुरुआत करें। जैसे अगर एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने जाते हैं तो पहले हम वार्म अप करते हैं, डायरेक्ट हम एक्सरसाइज पे शिफ्ट नहीं करते ना, पहले वार्म अप करना होता है फिर हम प्रॉपर एक्सरसाइज में जाते हैं। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो जब हम फास्टिंग किया है तो पहले हम कुछ लिक्विड टाइप का चीज़ लें। अगर खाने का आइटम है उसमें जो कुछ अगर कोई लिक्विड का ऑप्शन कुछ है तो हम उससे थोड़ा शुरुआत करें, बिल्कुल हार्ड चीज़ जो है उससे डायरेक्ट शुरुआत ना किया करें। तो अगर हम थोड़ा सा सीक्वेंस अगर हम थोड़ा ध्यान में रख लें, या फिर सलाद है, अगर हम सलाद का आइटम ले रहे हैं तो पहले हम सलाद खाएं। सलाद शुरुआत में खाना चाहिए ना, भोजन के शुरुआत में सलाद खाना अच्छा रहता है। तो इस तरह से अगर हम ध्यान रखेंगे तो फिर ये ब्लोटिंग और एसिडिटी की समस्या कम होगी, नहीं होगी। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया इसका जवाब देने के लिए। अगले दर्शक जुड़े हैं, सवाल लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। हाँ मैम। हाँ, मैं रेखा जादव बोल रही हूँ मुंबई से। जी पूछिए अपना हाँ सवाल। मैम नमस्कार सर। हाँ, मेरा एक सवाल ये है कि मुझे ना ज़्यादा टाइम हेडफोन लगाने से कान में बहुत तकलीफ होती है, ऐसा गर्माहट महसूस होती है ज़्यादा। जी तो ईयरफोन खरीद लीजिए, सबसे आसान उपाय तो वो है ना, या हम एक्सटर्नल स्पीकर ले लें। ये तो कोई समस्या नहीं हुई। मैं तो जैसे हेडफोन का तो मैं तो बिल्कुल प्रयोग नहीं करता हूँ ना, तो ये कोई समस्या नहीं हुई है। ये एक समस्या खुद से हम एक्टिवली बुला रहे हैं, फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कान कंफर्टेबल नहीं है तो ईयरफोन का हम यूज कर सकते हैं। बहुत लोग ईयरफोन का यूज करते हैं, दुनिया में सभी लोग हेडफोन का यूज नहीं करते हैं। तो कोई भी हम प्रोफेशन में हो, अगर हमारा ऑडियो का भी काम है, ऐसा काम हो, तो ईयरफोन से भी तो काम बहुत आसानी से तो हम हो सकता है। दिस इज़ नॉट ए इशू। हम और जब भी हम हेडफोन हटाते हैं या जब बीच में गैप होता है, हम अपने ईयर लोब्स का मसाज कर लें। इन जनरल मसाज, जो कानों का मसाज होता है, खुद के अपने हाथों से ईयर लोब का मसाज कर लेंगे तो उसको रेस्ट मिल जाया करेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया रेखा जी हमसे जुड़ने के लिए, अपना सवाल पूछने के लिए। अगले दर्शक जुड़े हैं, सवाल लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम निर्मल कुमार जैन है। सर आपकी आवाज़ थोड़ी साफ से नहीं आ रही, थोड़ा ऊंचा बोलेंगे प्लीज। मेरा नाम निर्मल कुमार जैन है। जी निर्मल जी पूछिए अपना सवाल। 80 वर्ष की है, मैं नोएडा में रहता हूँ। जी मेरे को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है पिछले 8-10 साल से। मैं एक टैबलेट टेल्कोलेक्स की खाता हूँ रात को, फिर भी पेट पूरी तरह साफ नहीं होता है। जी व्हाट टू डू? निर्मल कुमार जैन जी, आप थोड़ा देने की आदत अपने जीवन में ले लाएं। कॉन्स्टिपेशन का जो साइकोसोमेटिक कारण है वो अटैचमेंट है, वो चीज़ों को पकड़ना है। अपने घर से कुछ चीज़ों को आप दान दें, कुछ चीज़ों को अपने दूसरों को दिया करें। देने की आदत अगर हम बढ़ाएंगे तो ये हमारे कॉन्स्टिपेशन को दूर कर सकता है। मानसिक कारण भौतिक कारण से ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा पावरफुल होता है। मेडिसिन से चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, अगर हम मन पे काम कर लें तो ठीक हो जाती हैं। तो अपने घर से कुछ पुरानी चीज़ों को, पुराने कपड़ों को, जो भी घर में पुराना है उसको थोड़ा बदलें, उसको नया करें। जब आप घर को चेंज करेंगे, अपने सामान को थोड़ा चेंज करेंगे, जो कुछ चीज़ें हैं, कोई टेबल है, कोई चेयर है, कोई पर्दा है जिसको हम नया कर सकते हैं, तो उसको चेंज करेंगे तो आप पाएंगे कि इससे आपका कॉन्स्टिपेशन चला जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल जी हमसे जुड़ने के लिए, अपना सवाल पूछने के लिए। सर कुछ और सवाल हैं जो मेरे कोलोरेक्टल कैंसर को लेकर हैं, वही मैं पूछना चाहती हूँ। सर अगर ये समस्या किसी को हो जाए तो लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं, लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस आते हैं, उसके बारे में उसका बॉवेल, उसका जो मूवमेंट है वो बिल्कुल परेशान हो जाए। कभी भी मोशन में जाना पड़ रहा है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जा रही है, मोशन में जा रहा है तो उसमें ब्लड आ रहा है, तो ब्लड लॉस हो रहा है तो वीकनेस आ सकती है, हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, हीमोग्लोबिन कम आने से वीकनेस और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक तो चीज़ है। यहाँ पर जब कोई ऐसा लक्षण हो तो चेक कराना और अपने लाइफ स्टाइल में पूरी तरह से स्ट्रिक्ट चेंज कर लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक बीमारी में और कैंसर में भी लाइफ स्टाइल एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल।
जितना वेस्टर्न, जब ये जैसा भी हम बात हो रही थी कि यूएसए में ज़्यादा क्यों है, हाँ जी। तो लाइफ स्टाइल भी एक फैक्टर है। भारत में थोड़ा सा बिगड़ रहा है, लेकिन फिर भी अभी है कि हम काफ़ी सूरज से हमारा टाइमिंग जुड़ा हुआ है कि सूर्योदय होता है तो हम जग जाते हैं और रात में हम सोते हैं, और यही एक आदर्श जीवन शैली है, रात में जल्दी सोना और सुबह सूर्योदय के आसपास जग जाना। अगर हम देर जगते हैं तो ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, और अनजाने में हम वेस्ट को कॉपी कर रहे हैं, ये हमारे स्वास्थ्य को नुकसान कर रहा है। हम जितना जल्दी संभल जाएं उतना हम अपने आप को बचा के रख पाएंगे। वेस्ट को कॉपी मत कीजिए। जो प्राकृतिक जीवन शैली है, जो ट्रेडिशनल जीवन शैली है, अगर हम थोड़ा सा गांव में चले जाएं, गांव में कोई भी व्यक्ति सूर्योदय के बाद बिल्कुल नहीं सोता, सोने नहीं देते घर वाले लोग, है ना। तो वैसा हर जगह पे होना चाहिए। आप अलाउ मत करें अगर कोई सूर्योदय के बाद सोना चाहता है तो, है ना। तो अगर हम सूरज के साथ जीते हैं तो हमारा सर्केडियन रिदम, हमारे भीतर जो हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल क्लॉक है वो ठीक रहता है, और सर्केडियन रिदम से जुड़ा हुआ है हमारे सारे हार्मोन्स। तो हमारा सारा जो बायोमेटाबॉलिज्म है वो प्रॉपर रहता है। तो जीवन शैली, लाइफ स्टाइल हमें ठीक रखना है, अपने नींद को पूरा करना है, तनाव से बचना है। कैंसर में तनाव एक बड़ा कारण है। लुई हे ने तो अपने तनाव को ठीक करके, ऑल इज वेल अफर्मेशन को दोहरा के अपना कैंसर ठीक किया हुआ है ना। तो भगवत गीता का जो ये सार में भी आता है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। अपने माइंड के तनाव को पूरी तरह से कम करना वो बहुत ज़रूरी है। अगर हम सारे फैक्टर्स में से एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसके ऊपर काम करने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है तो वो स्ट्रेस है। अगर हम स्ट्रेस को समझकर उसको ख़त्म कर लें, रिलैक्स रहना सीख जाएं, जीवन लाइफ में पॉजिटिव होना सीख जाएं, तो उससे जो है हम कैंसर से बच सकते हैं, या कैंसर हो गया है तो भी हम ठीक कर सकते हैं। मेरे सुपरविज़न में भी कोलोरेक्टल कैंसर का केस है जिसमें कि सर्जरी और कीमोथेरेपी का सजेशन था ऑन्कोलॉजिस्ट की तरफ से, वो बिना कीमोथेरेपी बिना सर्जरी ठीक हुए हैं। तो कैंसर में कीमोथेरेपी ही ऑप्शन है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर हम समझदार बन सकें, अगर हम लाइफस्टाइल पे काम कर सकें, अगर हम ऊर्जा पे, अपने चक्रों पर काम कर सकें। 7 चक्रास होते हैं, 6+1 होते हैं जब हम प्रॉपर चक्रा की लैंग्वेज में बात करें तो, लेकिन आम लोग की भाषा में 7 चक्र, जो 7 चक्रास हैं उसमें हमारा हृदय चक्र, वो इसका सबसे ज़्यादा रोल होता है कैंसर में। हर एक कैंसर में, कोलोरेक्टल कैंसर की आज हम बात कर रहे हैं, लेकिन हर एक कैंसर में जो हमारे भीतर गुस्सा है, हमारे भीतर एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है ना, किसी भी व्यक्ति पर हम गुस्सा को पाल लेते हैं और उसको जीवन में ढोते रहते हैं, तो वो हमारे एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन वो कैंसर का कारण बनता है। अगर हम लोगों को माफ़ कर सकें, अगर हम जीवन में मुस्कुराना सीख सकें, छोटे बच्चे को देखिए, छोटे बच्चे जैसा मुस्कुराते हैं वैसा मुस्कुराना सीखें। अगर हम अपने जीवन में ये आदत ला सकें, जिसके लिए हृदय चक्र हमारा अच्छा होना चाहिए, अगर हृदय चक्र हमारा अच्छा होगा तो हम मुस्कुरा सकते हैं, तो हम प्रेम से बातें कर सकते हैं, प्रेम दे सकते हैं। अगर कोई प्रेम दे रहा हो तो स्वीकार कर सकते हैं। अगर हमारा हार्ट चक्र में ब्लॉक हो और फिर हमें कोई प्यार कर रहा हो तो हम प्यार को नहीं स्वीकारते, हम जिद्दी बन जाते हैं, हम कुछ एक्सक्यूज़ देते हैं, मिस जजमेंट देते हैं। तो अपने हृदय चक्र पर हमें काम करना सीखना है, अपने हृदय चक्र को ठीक करना है, और उसके लिए यहाँ पर हम बहुत सारी बातें करते हैं क्या क्या करना है। चक्रा पे काम कर लें, एनर्जी पे काम कर लें, नाड़ियों पे काम कर लें और माइंड पे काम कर लें, तो कैंसर कोई बड़ी बीमारी नहीं है। मेन स्ट्रीम मेडिकल साइंस से मानते हैं, लेकिन एनर्जी मेडिसिन को अगर हम समझें तो ये बड़ी बीमारी नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर इसका जवाब देने के लिए। दर्शक जुड़े हैं, सवाल लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम अनिल गुप्ता है जी, पूछिए अपना सवाल सर। मेरे को ना पेट में बड़ी दिक्कत है। मेरे को एक तो टॉयलेट जो आता है बड़ा चिक्की टॉयलेट आता है जी, एक प्रॉब्लम ये है। दूसरी प्रॉब्लम मेरे पूरी बॉडी में पेन रहता है, सर्वाइकल बड़ा हुआ है जी। तो इन दोनों समस्याओं में आपकी पेट की समस्या जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर पेट हमारा ठीक हो जाए तो दूसरी समस्या भी शायद ठीक हो जाएगी या कम हो जाएगी। तो अपने पेट को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा उपाय जो है, सबसे आसान उपाय जो है वो है अपने भोजन को बदल लेना। गेहूं और चावल को बंद करना तुरंत संभव नहीं हो तो पहले हम कम करें और मिलेट्स पे हम शिफ्ट कर जाएं। जो 5 मिलेट्स हैं, बार्नयार्ड, कोदो, ब्राउन टॉप, लिटिल मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट। मिलेट्स टोटल 10 होते हैं, लेकिन ये सिर्फ 5 ही लेने हैं। जो बाकी मिलेट्स हैं यानी कि बाजरा, ज्वार, रागी, वो नहीं खाने हैं।
उनको खाने से उतना फ़ायदा नहीं होता जितना फ़ायदा इन 5 को खाने से होता है। इन 5 के कई सारे आइटम बनते हैं, हर एक आइटम बनता है, रोटी बनती है, चावल बनती है, खिचड़ी बनती है, डोसा बनता है, और सबसे बेस्ट इसका खमीर बनता है, अम्बली। साउथ इंडिया में अम्बली बोलते हैं, नॉर्थ इंडिया में खमीर बोलते हैं। तो मिलेट्स का व्यंजन बनाना सीखें, अपने घर में बताएं। यूट्यूब पे कई सारे वीडियो मिलेंगे, डॉक्टर खादर वली सबसे ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, पीएमसी हिंदी पे भी डॉक्टर खादर वली जी का वीडियो है, ये तो और कई सारे वीडियो हैं, उनको समझिए और डॉक्टर मिलेट्स को अपने जीवन में शामिल कीजिए। मिलेट्स अगर हम खाना सीख लें तो ये हमारे पेट को विदिन 1 मंथ पूरी तरह से नॉर्मल कर सकता है, और फिर आपको अच्छा लगे तो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। एक बार आदत बदलने की देर है, और फिर आदत बदलें तो फिर इसको भी हम इंजॉय से आराम से इंजॉय कर सकते हैं। स्टेबल फूड की तरह, रोटी चावल की तरह हम रोज़ खा सकते हैं। तो ये सबसे मेन चीज़ करनी चाहिए। और इसके अलावा आप करना चाहें तो लुई हे को अगर हम पढ़ें, लुई हे की फ़िलॉसफी में जो हमारे अपने माइंड के पर जो काम करना है, अपने माइंड में आपको ये कंसेप्ट लाना है कि जीवन में जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। और ये भगवत गीता का सार भी है। अगर भगवत गीता का सार बहुत लोग अपने घर में रखते हैं, उसके नीचे में 3 लाइन आती हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा ही होगा। इसमें जो बीच की लाइन है सबसे इंपॉर्टेंट वो है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। अपने भीतर ये दोहराते रहें, बार बार इस सेंटेंस को बोलें। जो पेट है ना, वो हमारी लाइफ के प्रोसेस को बताता है। हमारी ज़िंदगी जो है, हम ऐसा मान रहे हैं कि ज़िंदगी ठीक नहीं चल रही है। ज़िंदगी चल रही है नहीं चल रही है वो एक परसेप्शन है ना। अगर हम अपने जीवन को स्वीकार भाव ले आते हैं तो हम हर एक जीवन की परिस्थितियों में भी हम खुश अगर रहना सीख जाते हैं तो वो हमें प्रॉब्लम नहीं देगा। तो अपने जीवन में स्वीकार भाव बढ़ाएं, पॉजिटिविटी बढ़ाएं, और पॉजिटिव जब हम बनते हैं ना तो पॉजिटिव सिचुएशन भी होने लग जाती है। जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है, यद भावम तद भवति। तो अपने आप को पॉजिटिव बनाना सीखिए, जो जिसमें आपको यू कैन हील योर लाइफ हेल्प करेगा। परिवर्तन नाम से हमारी वीडियोज़ हैं पीएमसी हिंदी पर, इसी बुक पर, उसको देखिए और किताब भी मंगा के पढ़िए। तो मिलेट खाने से और अफर्मेशन करने से, सकारात्मक बनने से आप ठीक हो जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपना सवाल पूछने के लिए। सर, अभी आपने एक लाइन बोली कि हमारा जो स्टमक, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा लाइफ साइकिल कहीं ना कहीं डिस्क्राइब करता है। तो सर, इसी से मैं पूछना चाहती हूँ, क्या हम कुछ बाहर ऐसा कर रहे होते हैं जिसका अफेक्ट हमारे स्टमक पर होता है? बाहर कर रहे होते हैं, उससे ज़्यादा है कि बाहर जो चल रहा है उसको हम ये मान रहे हैं कि ठीक नहीं चल रहा है। जी, देखिए, लाइफ में हम कर्म सिद्धांत भी काम कर रहे होते हैं और हमारा विचार भी काम कर रहा होता है। हमारी लाइफ में जो भी चल रहा है वो हमारे कर्मों के अनुसार चीज घटनाएं घट रही होती हैं। साथ में हम जो सोच रहे होते हैं उसके अनुसार घटना घट रही होती है। तो हर एक व्यक्ति के लिए जो लाइफ में चल रहा है उसके लिए वो परफेक्ट, क्योंकि उसे कुछ सीखना है, उसे कुछ अनुभव लेना है, उसे कोई कर्म बैलेंस करना है। लेकिन इन बातों को नहीं समझते हुए हम ऐसा मान लेते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, भगवान मेरे साथ ठीक नहीं कर रहा है, मुझे लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मेरी लाइफ ठीक नहीं चल रही है। बिल्कुल, हर एक बीमारी में मोर और लेस ऐसा कंडीशन है, और पेट की बीमारियों में सबसे ज़्यादा है कि मेरी लाइफ ठीक नहीं चल रही है। तो ये मानना अगर हम शुरू कर दें कि मेरी लाइफ ठीक चल रही है, इसे हम बार बार बोलें। कहते हैं कोई चीज़ को 100 बार बोलो तो वो हमारे लिए प्रैक्टिकली सच हो जाता है ना। हमारा शरीर उसको मानने लग जाता है, और शरीर मानने लग जाए तो आपका हेल्थ ठीक होने लग जाएगा। और कोई बात को अगर बोलने से अगर शरीर का हेल्थ ठीक होता है तो ठीक है ना। सच और झूठ क्या है? जो आपको स्वस्थ कर दे उसको हमें यूज करना चाहिए। लाइफ अच्छी ना तो अच्छी है ना बुरी है, लाइफ को हम जैसा देखते हैं वैसा है। सकारात्मक देखने लग जाएंगे, आपके लिए लाइफ सकारात्मक हो जाएगी। हम नकारात्मक हैं, हम ग्लास में खाली पोर्शन को देखने वाले हैं कि मेरी लाइफ में क्या कमी है, मेरी लाइफ में क्या नहीं है, उसको देखने की बजाय आप ये देखिए आपकी लाइफ में अच्छा क्या है। ज़िंदगी में जो भी आपकी शिकायत हो, बहुत लोगों को शिकायत होती है मेरी लाइफ में ये ठीक नहीं है, आपसे अंडर प्रिविलेज भी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। अगर आप उन पर फोकस करना सीख जाएंगे ना तो आपको अपनी दुनिया, अपनी ज़िंदगी पे भी गर्व होगा, अपनी ज़िंदगी में भी खुशी होगी। तो पॉजिटिव रहना सीखिए। जी, बहुत सुंदर विचार सर आपने बोले। अगले दर्शक जुड़े हैं, सवाल लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। जी नमस्कार, मैं देवानंद यादव बोल रहा हूँ। जी सर, पूछिए अपना सवाल। जी मेरे को जो है ना यूरिन का स्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, जो है यूरिन पास
एक ऑपरेशन हुआ ही, वो लेजर ऑपरेशन करवा चुका हूँ जो है। अभी कल से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था तो गया था, तो उन्होंने सर्जरी के लिए बोला है, बाईपास सर्जरी जो है। ऑपरेशन तो हो कुछ चुका है और निदान फिर से बताइए। ऑपरेशन करने के लिए बोल रहे हैं? जी, ऑपरेशन हो चुका है और फिर से ऑपरेशन कराना है? ये यूरेथ्रा स्ट्रक्चर का जो है, वो कह रहे हैं नस जो ब्लॉक है वहाँ से काट के फिर उसको ज्वाइंट करेंगे जो है। जी। हाँ, तो यही हमें बात समझनी है कि जो मेडिकल है एमबी, उसमें वहाँ पे सर्जरी पे थोड़ा ज़्यादा फोकस है। नॉन सर्जिकल मेथड से भी ये ठीक हो सकता है अगर हम अपनी नाड़ियों पर काम करें तो। मैं आपको 2-3 एक्यूप्रेशर पॉइंट बताता हूँ, उसको समझ लीजिए। पहला एक्यूप्रेशर पॉइंट है कि हम अपने हथेली में और तलवे में, हमारी जो 4 उंगली, अंगूठे से अलग जो 4 उंगली है, इस 4 उंगली में जो 2 उंगली हम साइड करके जो बीच का एरिया है, इस एरिया को हम दबाएंगे। दोनों हाथों में और दोनों तलवों में बारी बारी से दबाना है। मैं एक जगह पे बता रहा हूँ, आप पैर में भी इसी तरह से आप कीजिएगा। एक इस एरिया को लगभग धीरे धीरे आराम से आपको 2 मिनट के लिए दबाना है। ऐसा दिन में 3 बार करना है। और दबाते हुए आपको अपने मन में बोलना है, या भरबली बोलकर भी बोल सकते हैं कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं हर दिन, मैं दिन प्रतिदिन ठीक होता जा रहा हूँ। तो ये सकारात्मक सोच आपको हील होने में हेल्प करेगी। ये रिफ्लेक्सोलॉजी या सुजो कॉरेस्पॉन्डेंस का एरिया हो गया। इसके अलावा आपको LV2 लीवर 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करना है। लीवर 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो पैर के अंगूठे के जड़ में, पैर के अंगूठे और बगल वाली उंगली इन दोनों के बीच में होता है। LV2 LV3 से जस्ट आगे है। तो LV2 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर मसाज करें। LV2 एक्यूप्रेशर पॉइंट अगर टीम अगर आप दिखा सकते हैं तो दिखा दें। LV3 से आगे है, ये LV3 का चित्र है जो अंगूठे के जड़ पे है, वहाँ पर LV2 है। तो LV2 पर मसाज करना है। आप गूगल पे भी अगर आप इमेज ढूंढेंगे LV2 एक्यूप्रेशर पॉइंट तो आ जाएगा। तो LV2 एक्यूप्रेशर पॉइंट का 2-2 मिनट दिन में 3 बार मसाज करें। और तीसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो UB60 है। UB60 जो है वो हमारे एंकल के पीछे की तरफ है। जो हमारा एंकल है उसके पीछे UB60 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, उसको मसाज करें। इसको भी आप गूगल पे देख लीजिएगा। UB60 एक्यूप्रेशर पॉइंट, LV2 एक्यूप्रेशर पॉइंट और ये सुजो कॉरेस्पॉन्डेंस रिफ्लेक्सोलॉजी का पॉइंट, ये तीनों एक्यूप्रेशर पॉइंट करने से आपको हेल्प मिलेगा। और ध्यान रेगुलर करते रहिए। देखिए, एक्यूप्रेशर से ज़्यादा पावरफुल मेडिटेशन है। बहुत लोगों को लगता है कि एक्यूप्रेशर पॉइंट हम सीख लें और करें, लेकिन जब मेडिटेशन में बैठते हैं हमारे सभी 72,000 नाड़ियों पे एक साथ काम हो रहा होता है। तो मेडिटेशन को ठीक से करें और ये विश्वास रखें कि मेडिटेशन जो है वो आपको ठीक करेगा। तो मेडिटेशन से ठीक होते हैं, हील होते हैं। और एक्यूप्रेशर का सहारा लीजिए। 1 महीने 2 महीने ठीक से आप करके देखिए। आपकी सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट अगर आपको नज़र दिखने लग जाए तो ऑपरेशन नहीं कराने की जरूरत है। धीरे धीरे हम पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, है ना। तो ठीक हो जाते हैं बहुत लोग। आप कोशिश कीजिए, हो सकता है सर्जरी नहीं करानी पड़े आपको। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दयानंद जी सवाल हमसे पूछने के लिए। जैसे कि सर ने बताया कि LV2 और LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को ज़रूर दबाएं, आपकी जो समस्या है वो ज़रूर ठीक होगी। और इसके साथ साथ ही ध्यान ज़रूर करें। इसी के साथ अगले दर्शक जुड़े हैं, सवाल लेते हैं। हेलो। हेलो, प्रणाम मैडम। नमस्कार सर, नाम बताएं अपना। मेरा नाम वासुदेव रजक जी है, बिहार। जी सर, पूछिए अपने सवाल। मेरा परिवार का गठिया हो गया है हाथ में जी, और उसका उपचार। और एगो मेरे भी दो क्वेश्चन है। मेरा परिवार का गठिया हो गया है और मेरा शौच जब करते हैं ना अपना स्वयं तो मांस आ जाता है। हाथ से भी शौच के वक्त में उसको अंदर करते हैं। जी, ठीक है, यही 2 सवाल है सर। ठीक है। तो गठिया जो है उसमें दर्द होता है या हाथ उंगली भी टेढ़ी होने लग गई है? नहीं, गठिया में सर दर्द नहीं होता है सर, थोड़ा बहुत हल्का हल्का दर्द होता है। तो उंगली टेढ़ी होने लग गई है? हाँ, थोड़ा थोड़ा हो रहा है सर। उसको एक्यूप्रेशर कर रहे हैं सर थोड़ा। हाँ, तो एक्यूप्रेशर कीजिए। खुद से एक्यूप्रेशर करना सीखिए। दूसरों से एक्यूप्रेशर करा के ज़्यादा हम नहीं कर सकते। आप खुद से एक्यूप्रेशर करना सीखें। एक्यूप्रेशर करने से तो ठीक होता ही है। साथ में ध्यान भी करना है। ध्यान और एक्यूप्रेशर दोनों को मिलाकर करना है, मतलब दोनों की शक्ति का हमें यूज करना है। सिर्फ एक्यूप्रेशर करने से कभी रिजल्ट मिलता है, कभी नहीं मिलता है। जब हम मेडिटेशन और एक्यूप्रेशर दोनों को हम करते हैं तो रिजल्ट ज़रूर मिलता है। तो मेडिटेशन में नियमित बैठना है। मेडिटेशन में ये भाव रखना है कि मेरे अंदर
ब्रह्मांडीय ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी उतर रही है। स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो में आपने शायद देखा होगा, नहीं देखा है तो यूट्यूब पे जाइए, स्पिरिचुअल रियलिटी पीएमसी हिंदी टाइप कीजिए, वीडियो आ जाएगा 1 घंटे का, वो देखिए। स्पिरिचुअल रियलिटी में हम देखते हैं कि हमारे अंदर ऊपर से ऊर्जा उतरती है, ध्यान में ऊर्जा उतरती है, उस ऊर्जा से हीलिंग होती है। तो हर एक बीमारी की हील होती ही है, विश्वास रखना है कि हाँ हील हो रही है, हीलिंग हो रही है। और एक्यूप्रेशर पॉइंट में बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं गठिया में। अगर दर्द होता हो तो हम हाथ में LI11 LI10 स्ट्रेट करते हैं, ठीक है। अगर दर्द ज़्यादा नहीं है तो हम LV3 पर काम करेंगे। हमारे पैर में LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, ये अभी LI11 LI10 का चित्र दिखाया जा रहा है। अगर गठिया में दर्द होता हो तो आपको LI10 को सिडेट करना है। सिडेट मतलब कि आपको उसे लगातार दबा के रखना है। आप अपने अंगूठे से LI10 को या LI11 को, दोनों को बारी बारी से, जहाँ पे दर्द मिले वहाँ पर, LI10 पे ज़्यादातर लोगों को दर्द मिलता है, वहाँ पे आपको 1 मिनट के लिए दबा के रखना है। दबाने का तरीका ध्यान से समझ लीजिए, ठीक से करेंगे तभी फ़ायदा होगा। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट LI10 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आपको दबा के रखना है, कंटिन्यूस प्रेशर दबा कर रखें। फिर 1 मिनट 1.5 मिनट के बाद छोड़ देना है और फिर कुछ नहीं करना। फिर 3 घंटे से 5 घंटे 6 घंटे के बाद फिर दूसरी बार छुएंगे। इसको बोलते हैं सिडेट करना। दूसरा होता है टोन करना। जैसे मैं अपने इस पॉइंट पे टोन करने का बताऊं कि यहाँ पे हम दबा रहे हैं, फिर छोड़ रहे हैं, फिर दबा रहे हैं, फिर छोड़ रहे हैं। तो अप एंड डाउन मूवमेंट या फिर आगे पीछे मूवमेंट या गोल गोल मूवमेंट। तो जब मूवमेंट करते हुए जब हम मसाज करते हैं, प्रेशर करते हैं, तो टोनिफिकेशन है। पैर में LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर हमें टोन करना है, मसाज करना है। गठिया में, जॉइंट पेन में आपको LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करना है। अगर दर्द वाला पॉइंट है उसके लिए तो आपको LI10 से बात बन जाएगी। जो जॉइंट को ठीक रखना है उसके लिए आप LI10 पेन के लिए, पेन मैनेजमेंट के लिए हो गया। अब LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट दिखा दें। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करना है और उस मसाज करने से जो हमारा जॉइंट है वो अच्छा रहता है। और योगा के अंदर सूक्ष्म व्यायाम, सूक्ष्म आसन होते हैं। आप किसी योगा ट्रेनर से 1 महीने के लिए योगा क्लास लगा लें, योगा करें और LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको दिखाया जा रहा है। इस LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दोनों पैरों में 2-2 मिनट के लिए मसाज किया करें। इससे जॉइंट्स जो हैं वो हेल्दी रहेंगे, अच्छे मूवमेंट उसमें रहेगा। योगा करने से हमारे खासकर जो छोटे जॉइंट्स होते हैं उनका योगा, जिसको हम सूक्ष्म योगा या सूक्ष्म व्यायाम, सूक्ष्म आसन बोलते हैं, वो करना सीखना है। किसी अच्छे योगा टीचर ट्रेनर से 1 महीने जुड़कर सीख लें और बाद में फिर खुद से करते रहें। योगा से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। हमारे PMC पे भी योगा के कई सारे वीडियो आ रहे हैं। तो योगा करने से LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट, LI10 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर काम करने से जो है आर्थराइटिस जो है वो ठीक होगी। और जो दूसरी आपने बताई है कि जिसको प्रोलैप्स बोलते हैं, रेक्टल प्रोलैप्स हो रहा है, तो इस रेक्टल प्रोलैप्स के लिए हमारे पैर में एक्यूप्रेशर पॉइंट है K7, किडनी 7। वो एंकल में K3 से 2 अंगुल ऊपर है, SP6 से थोड़ा सा पीछे और लेकिन नीचे की तरफ है। तो उसको आपको सिडेट करना है। सिडेट अभी LI10 पे सिडेट करने की बात बताई गई थी कि आपको लगातार दबा के रखना है। K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को, जो कि SP6 के पीछे और नीचे है, उसको आपको दबाकर सिडेट करना है। तो K7 को सिडेट करने से आपको रेक्टल प्रोलैप्स में फ़ायदा हो सकता है। साथ में आपको थोड़ा हल्दी आप पी सकते हैं, ले सकते हैं। 1 गिलास पानी में 1/3 चम्मच हल्दी अल्टरनेट डे पर आप पिया करें। पानी में ज़्यादा अच्छा है। तो हल्दी पीने से हमारा जो स्प्लीन है वो मजबूत होता है, अच्छा होता है। और स्प्लीन का रोल है रेक्टल प्रोलैप्स में। रेक्टल प्रोलैप्स जो है स्प्लीन की कमजोरी से होता है, मणिपुर चक्र की कमजोरी से होता है। तो ध्यान में आप ये भाव रखें कि मेरा मणिपुर चक्र जो है वो स्वस्थ हो रहा है, वो मजबूत हो रहा है। तो उससे मणिपुर चक्र मजबूत होगा और मणिपुर चक्र मजबूत होगा तो प्रोलैप्स ठीक होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपना सवाल पूछने के लिए। दोस्तों, हम वैसे तो आपको अपने कार्यक्रम के माध्यम से बताते हैं कि कैसे आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं, आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकती है। लेकिन उसके साथ ही ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप पिरामिड का इस्तेमाल करें।
पिरामिड ऊर्जा का इस्तेमाल करें तो आपकी जो समस्या है उसमें जो हील करने का जो प्रोसेस है वो और तेज़ी से बढ़ जाता है। तो इसके लिए मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि हमारे पास ऊर्जाफाई.com है, जहाँ पर आप विज़िट कर सकते हैं, जहाँ पर जाकर आप अपने अलग अलग तरीके के पिरामिड्स जो है ख़रीद सकते हैं, मंगा सकते हैं। आपको किसी भी तरह की समस्या है, जैसे नी पिरामिड के लिए एक अलग पिरामिड है, आई पिरामिड के लिए अलग पिरामिड है, तो अलग अलग तरह के पिरामिड्स अवेलेबल हैं ऊर्जाफाई.com पर, जहाँ पर जाकर आप हर तरह के पिरामिड्स देख सकते हैं, जैसा आपको चाहिए वैसा मंगा सकते हैं। और आपको अगर कोई तकलीफ़ है तो उसका इस्तेमाल ज़रूर करके ट्राई करिए, आपकी जो प्रॉब्लम है वो और जल्दी हील होगी। इसी के साथ सर मैं आपसे कुछ और सवाल, जैसे कि हम बात कर रहे थे कोलोरेक्टल कैंसर के बारे में, एक आखिरी एक क्लोजिंग जिससे बता सकें आप हमारे दर्शकों को कि बाउलिंग मूवमेंट्स जो हैं उनका जो खान पान है उससे बहुत असर पड़ता है, जैसे कि आप बता ही रहे हैं अपने सभी जवाब में। तो एक बात जिसका ध्यान रखना उनको बहुत ज़रूरी है अपने खान पान को लेकर, जिससे उस पर इफेक्ट हो सकता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, हमें सात्विक भोजन तो लेना ही है, हमें प्रोसेस्ड फूड को बंद कर देना है, बिल्कुल है ना। ब्रेड, बिस्किट, जो भी चीज़ें फैक्ट्री में बनती हैं वो चीज़ों को हम ना लें। जो प्लांट्स पे होते हैं हमें सिर्फ उन चीज़ों को लेना है। और मिलेट्स सभी कैंसर में बहुत फ़ायदा करता है, बहुत हील करता है, तो मिलेट्स पे शिफ्ट करना है। गेहूं और चावल जो है कैंसर के मरीजों को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर भोजन को में बदलाव लाएंगे तो हीलिंग जो है वो होनी तय ही है। कितना समय लगेगा वो अलग बात है, लेकिन हीलिंग होना तय है। तो भोजन में बदलाव लाना है। सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना है, भोजन को दिन के समय कर लेना चाहिए। सूर्यास्त जो आप अगर जैन परंपराओं में देखेंगे तो सूर्यास्त होते होते वो भोजन कर लेते हैं, वही भोजन करने का अच्छा तरीका है। अगर हम प्रॉपर समझें अपने जीवन को तो रात का भोजन जल्दी लें, सूर्यास्त के आसपास ले लिया करें, और वो भी मिलेट्स का ही लेना है ना। गेहूं और चावल जो है वो कोलोरेक्टल कैंसर जो के मरीजों को तो बंद करना है बिल्कुल। हर एक कैंसर के मरीज को गेहूं और चावल नहीं खाना है, मिलेट्स खाना है। मिलेट्स खाएंगे और ख़ासकर मिलेट्स की अम्ली खाएंगे तो ठीक होंगे। रात में जल्दी खाएंगे और अपने भोजन में फल और सब्जियों की क्वांटिटी बढ़ा दें, खासकर ब्रेकफास्ट के समय या फिर भोजन में, दोपहर के भोजन में, भोजन से पहले शुरुआत में सलाद के रूप में प्रचुर मात्रा में फल और सब्जी खाया करें। फल और सब्जी में ना प्राण ऊर्जा डायरेक्ट होती है, पौधों से वो टूट के आया है, अभी थोड़ा सा समय हुआ है तो उसमें प्राण ऊर्जा होती है। जितनी प्राण ऊर्जा है उतना हमारे शरीर को वो पोषण देता है। मेडिकल सिस्टम कैलोरी तक पहुंच पाया है, लेकिन कैलोरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्राण ऊर्जा, और प्राण ऊर्जा सबसे अधिक फल में और सब्जी में होती है। तो प्राण ऊर्जा अगर हमारे शरीर में जाती रहेगी भोजन के माध्यम से, तो हम ज़्यादा पोषित होंगे, ज़्यादा हम नरिश होंगे, हम भीतर से ठीक रहेंगे। तो फल और सब्जियों का सेवन और मिलेट्स का सेवन, प्रोसेस्ड फूड को बंद करना, ये ज़रूरी है खान पान के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस बात का। अगले दर्शक जुड़े हैं, सवाल लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। अनुराधा गुप्ता है। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, मुझे ये प्रॉब्लम है कि ना मुझे ग्लूकोमा हो गया है, राइट आंख में बिल्कुल ही दिखना बंद हो गया है, और मुझे थायराइड भी है, शुगर भी है, बीपी भी है, सब है। जी, बहुत खुशी की बात है, आपको सब है, अबंडेंस आपके पास है ना। तो ये बात समझनी है कि अगर हमारे पास बीमारी हो और बीमारियों को हम ठीक नहीं करें तो बीमारियां बढ़ती जाएंगी, एक बीमारी दूसरी बीमारी बनेगी। जो हम दवाइयां खाते हैं सभी एलोपैथिक दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, और साइड इफ़ेक्ट के कारण एक नई बीमारी पैदा हो जाती है। आपको लगता है कि आप इलाज कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में साइड इफ़ेक्ट आप ले रहे हैं और दूसरी बीमारियों को पैदा कर रहे हैं। जब कई सारी बीमारियां हैं तो जो बीमारी सबसे पुरानी है, जो बीमारी सबसे पहले आपके शरीर में आई है, सबसे पहले आपको उसको ठीक करना है, क्योंकि जो पहला प्रॉब्लम है अगर आप वो ठीक नहीं करेंगे तो बात नहीं बनने वाली है। अप्रोच हमें ठीक करना है, जो बीमारी सबसे पहली है उस पर काम करना सीखिएगा। आपने बहुत सारी बीमारियां के नाम लिया है, तो मैं अभी कैसे बता पाऊंगा कि किस बीमारी के बारे में काम करें। एक बीमारी का बोलें तो फिर मैं बताऊंगी क्या करना है ना। तो हमारे रिकॉर्डिंग होते हैं कई सारे, आप टॉपिक डालिएगा तो यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग आ जाएंगी, पुरानी रिकॉर्डिंग, जो दूसरी बीमारियों को लेकर किसी को बताया गया है। जो पहली बीमारी है उस पर काम पहले करें। ग्लोकोमा की बात कही थी, अब ब्लाइंडनेस हो गया, नहीं दिख रहा है, तो अब तो फिर मुश्किल मामला है। जब थोड़ा थोड़ा दिख रहा हो, कम दिख रहा हो, तो हम कुछ कर सकते थे।
आई पिरामिड की अभी बात हुई, आई पिरामिड पहनकर ध्यान कीजिए। ध्यान के अलावा सोते समय शुरुआत के कुछ घंटे के लिए आप लगा सकते हैं आई पिरामिड। तो पिरामिड के प्रयोग से हमारी ऊर्जा बढ़ती है। तो कई सारी बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं, आप समझते जाइए और उनका प्रयोग करते जाइए। सबसे मेन है ध्यान में बैठना, और उसके बाद फिर कई सारी चीज़ें हैं। तो अपना केयर करना सीखिए, और प्रश्न बेहतर ढंग से पूछेंगे तो फिर हम आपकी मदद कर पाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपना सवाल पूछने के लिए। तो सर, इसी के साथ कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। वैसे तो आपने सभी दर्शकों के सभी सवालों के जवाब दिए, और उसके साथ ही आपने एक जो एडिशनल कलर थेरेपी के लिए समय है? सर, समय का थोड़ा अभाव है, लेकिन अगर आप जल्दी से कुछ बता सकें। कोलोरेक्टल कैंसर की जो बात हो रही थी, तो कलर थेरेपी में बता देता हूँ। जो हमारा जो इंडेक्स फिंगर है, इसके जड़ पे हम लाल रंग अच्छे से लगाएं दोनों हाथों में, और जो पैर की जो सबसे छोटी उंगली है, लिटिल टो, सबसे छोटी उंगली, उसमें बाहर में, जैसे यहाँ पे बाहर में लगा रहे हैं, वहाँ पर लगाएं। ये LI2 है, और पैर में वहाँ पे UB66 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। तो कलर थेरेपी कोलोरेक्टल कैंसर में ये बहुत हेल्प करेगा। जो डीके प्रोसेस है, जो नुकसान हो रहा है, वो उसको कम करेगा वो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बताया। और इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का जिन्होंने आज हमें कॉल किया कार्यक्रम में, जो उन्होंने अपना सवाल पूछा। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को आपके सवालों के जवाब मिले होंगे। इसी के साथ दोस्तों, मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि आज जो दर्शक हमसे नहीं जुड़ पाए, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, और आगे हर शुक्रवार को भी जुड़कर अपने सवाल पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी देखते रहिए PMC हिंदी। धन्यवाद। PMC हिंदी, बदले जीवन।